आज आपके सामने आज के समाचार पत्रों के महत्वपूर्ण तथ्यों एवं संकल्पनाओं का संकलन लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी इससे कहीं न कहीं जरूर लाभान्वित होंगे। फर्स्ट है 24 नदियों में 592 किलोमीटर तक भरी गाद के कारण नदियों के अस्तित्व का खतरा। मनरेगा की जांच से खुलासा हुआ है। क्या है? राज्य के 25 जिलों की 24 नदियों में से गाद भर गई है। इन सभी 24 नदियों की कुल लंबाई 3166 किलोमीटर है। इसमें 592.12 किलोमीटर में गाद भर गई है। समस्तीपुर व बेगूसराय की बैती, मुजफ्फरपुर की बलान, सीतामढ़ी और दरभंगा की बूढ़ी नदी, पश्चिमी चंपारण की चंद्रावत, कोढ़ा, सिखराना नदी गाद के कारण विलुप्त हो रही है। खगड़िया व समस्तीपुर की चान्हा, गोपालगंज सारण में दाहा माही, पूर्वी चंपारण में डोरबा, मुजफ्फरपुर व समस्तीपुर में जमुआरी, रोहतास में काव, भागलपुर में खलखलिया, मुजफ्फरपुर व सीतामढ़ी में लखनदेई, गोपालगंज और सिवान में तेल, कटिहार व किशनगंज में रामदान, दरभंगा व मधुबनी में पुरानी कमला, अररिया में नूना, गया में बंदैया पैमार, जहानाबाद, नालंदा, पटना में फल्गु, नालंदा में गोइठावा, गया व जहानाबाद में मोहरा, कैमूर में सोरा नदी में गाद भर गई है। नालंदा व पटना में सकड़ी, जरायन, पंचानन नदी में गाद भर गई है। इसका खुलासा मनरेगा की ओर से कराई जांच में हुआ है। इन नदियों से गाद निकालने का प्लान अब बनाया जा रहा है। ये सभी आपके लिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है कि किस जिला में कौन सी नदी बहती है। फर्स्ट तो प्रारंभिक परीक्षा में महत्वपूर्ण है। दूसरा मेंस में महत्वपूर्ण इसलिए दृष्टि से होगा कि बिहार में बाढ़ की समस्या से नियंत्रण के लिए क्या क्या उपाय किया जाए। तो एक उपाय हो सकता है कि जो नदियों में गाद भरा हुआ है उस गाद को निकाला जाए, तो वहां पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नदियों में गाद बढ़ने से बाढ़ का खतरा। उपाध्याय ICAR पटना के भूमि व जल प्रबंधन प्रभाग के HO डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय ने बताया कि नदियों में गाद भरने से पानी की स्टोरेज क्षमता कम हो जाएगी। इससे बाढ़ का खतरा बढ़ेगा, पानी का उपयोग कम हो पाएगा, खेती के लिए सिंचाई का पानी कम हो जाएगा, नदियों के पानी पर निर्भर रहने वाले जानवरों और दूसरे कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, मछलियों को बहुत नुकसान होगा। मानसून आने से पहले नदियों, नहरों और तालाबों की सफाई जरूर करानी चाहिए। नदियों में गाद बनने से क्या क्या खतरा होता है उसके बारे में यहाँ पर बहुत अच्छे से जानकारी दी गई है। नेक्स्ट, IGIMS में 148 किलो के मरीज की हुई बेरियाट्रिक सर्जरी, मोटापे से मिली राहत। IGIMS ये बिहार के पटना शहर में अवस्थित है। यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से यह इंपॉर्टेंट है कि मोटापे की समस्या से निपटने के लिए कौन सी सर्जरी की जाती है। तो बेरियाट्रिक सर्जरी मोटापे की समस्या से निपटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, UGC नेट के लिए अब 19 तक करें आवेदन। UGC नेट की परीक्षा इस बार 18 जून 2024 को होगी। उसके लिए आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 19 मई तक है। नेक्स्ट, इग्नू जुलाई सत्र के लिए एडमिशन शुरू, 30 जून तक अंतिम तिथि, 253 से अधिक कोर्स में एडमिशन हो सकेगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जुलाई सत्र में एडमिशन के लिए तिथि जारी कर दी है। बुधवार से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्टूडेंट्स 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग OTL कार्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय विभिन्न मास्टर, स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र और प्रमाणपत्र कार्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रदान करता है। वैसे अभ्यर्थी जो जुलाई सत्र में इग्नू में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 30 जून अंतिम तिथि है और आवेदन की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। नेक्स्ट, PPU में आज से भरे जाएंगे PG परीक्षा के फॉर्म। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में आज से भरे जाएंगे PG स्नातकोत्तर परीक्षा के फॉर्म भरे जाएंगे। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में PG नियमित कोर्स द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा फॉर्म गुरुवार से भरे जाएंगे। कुलपति प्रोफेसर RK सिंह के निर्देश के बाद परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मनोज कुमार ने आवश्यक निर्देश जारी कर दिया। इस परीक्षा फॉर्म भरने के लिए अभ्यर्थियों की कक्षा में 75% उपस्थिति जरूरी है। इसके लिए कॉलेज और PG विभाग को ही परीक्षा फॉर्म भरवाने का अधिकार दिया गया है। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि परीक्षा फॉर्म बगैर विलंब शुल्क के 20 मई तक भरे जाएंगे। नेक्स्ट, बेहद महत्वपूर्ण है चाबहार समझौता। भारत और ईरान के बीच में चाबहार समझौता हुआ है, उसके बारे में जानकारी दी गई है।
क्या जानकारी दी गई तो देखिए, भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह के संचालन और प्रबंधन तथा परियोजना के आगामी चरण के विकास के लिए हुआ दीर्घकालिक समझौता एक महत्वपूर्ण परिघटना है। यह बंदरगाह भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत अहमियत रखता है। पाकिस्तान के साथ खराब संबंध के कारण अफगानिस्तान और मध्य एशिया से हमारा संपर्क एक तरह से पूरी तरह कट गया है। पूरी तरह कट गया। कुछ समय पहले जब भारत 50,000 टन अनाज मानवीय सहायता के रूप में पाकिस्तान भेजना चाहता था, तब पाकिस्तान ने बहुत दिनों तक रास्ता देने में कोताही की थी, जबकि उनका दावा है कि वो अफगानिस्तान का दोस्त है। ऐसे में हमारे लिए एक वैकल्पिक मार्ग आवश्यक हो जाता है। भारत पहले से ही रूस और ईरान के साथ मिलकर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के विकास के लिए प्रयासरत है। इसी क्रम में चाबहार बंदरगाह की योजना बनी है, जिस पर 2003 से काम चल रहा है। भारत ने उस बंदरगाह में शहीद बहिश्ती टर्मिनल को बनाया है और अनेक भारतीय कंपनियां संबंधित परियोजनाओं से जुड़ी हुई थी, लेकिन काम अपेक्षित गति से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ईरान पर अमेरिकी और पश्चिमी देशों द्वारा कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए थे। हालांकि चाबहार बंदरगाह परियोजना तकनीकी रूप से प्रतिबंधों के दायरे में नहीं थी, लेकिन अन्य कंपनियों ने अमेरिकी पाबंदियों की आशंका से काम की गति को बहुत धीमा कर दिया था। इसी बीच पाकिस्तान ने चाबहार के नजदीक चीन के सहयोग से ग्वादर बंदरगाह बनाने का काम प्रारंभ कर दिया। वह परियोजना चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा योजना का हिस्सा है और उसमें सऊदी अरब का भी बहुत निवेश है। चाबहार में काम धीमा होने के बावजूद भारत और ईरान के बीच परियोजना के बारे में बातचीत होती रही थी। पहले हर साल समझौते का नवीनीकरण होता तथा भारतीय कंपनी इंडिया ग्लोबल पोर्ट लिमिटेड शहीद बहिश्ती टर्मिनल को संभालते थे, लेकिन परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए एक दीर्घकालिक व्यवस्था की आवश्यकता थी। इस साल जनवरी में जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ईरान गए थे, तब उस मसले पर ईरानी राष्ट्रपति रईसी और संबंधित मंत्रियों से उनकी चर्चा हुई थी। उसी समय यह तय हुआ था कि ईरान पूरे चाबहार बंदरगाह के प्रबंधन एवं संचालन का जिम्मा भारत को देगा। उस दौरे में भारत ने $120 मिलियन के निवेश तथा $250 मिलियन के वित्त पोषण के लिए सहमति दी थी। दोनों देश ने यह भी तय किया कि यह बंदरगाह इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का हिस्सा भी होगा। इस बंदरगाह के माध्यम से हमारे लिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने का सरल रास्ता मिल जाएगा। अब इसके लिए हमें पाकिस्तान की आवश्यकता नहीं होगी। उन देशों को भी भारतीय बाजार और हिंद महासागर से जुड़ने का अवसर मिल जाएगा। यह अजीब बात है कि समझौता होने के साथ ही अमेरिका विदेश विभाग का एक बयान आ गया कि जो देश ईरान के साथ आर्थिक संबंध रखेगा उन्हें भी प्रतिबंधों के दायरे में लाया जा सकता है। अमेरिका को यह अच्छी तरह से मालूम है कि अफगानिस्तान को मदद की दरकार है, ताकि वह संकट और अस्थिरता से निजात पा सके। मध्य एशिया खुद अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण और वह वहां पैठ बनाने की कोशिश भी कर रहा है। अगर वह भारत के साथ मिलकर मध्य एशिया से अपने जुड़ाव को बेहतर करता तो वह अच्छी बात होती। चाबहार परियोजना में यदि भारत के लिए अवरोध पैदा करते हैं तो इसे दुर्भाग्यपूर्ण और अनुचित ही कहा जाएगा। पहले उसने चाबहार परियोजना को पाबंदियों के दायरे से बाहर रखा था, उसे आगे भी ऐसा ही रवैया अपनाना चाहिए। अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए कि वह जिस डाल पर बैठा हो उसे ही काटने लगे। जैसा कि विदेश मंत्री जयशंकर ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि अमेरिका भी मानता रहा कि चाबहार परियोजना पूरे क्षेत्र के लिए फायदेमंद है। इसी समझ के कारण इसे प्रतिबंधों से अलग रखा गया था। अमेरिका के हालिया बयान से यह संकेत मिलता है कि वह इस परियोजना पर भी पाबंदी लगाने के चक्कर में अपने भू राजनीतिक एजेंडे के तहत, अगर अमेरिका ऐसा करता है तो इससे भारत को नुकसान तो होगा, उसको उसको तो कोई लाभ नहीं होगा। अमेरिका चाहे जो भी कहे, भारत चाबहार बंदरगाह को लेकर गंभीर है। अमेरिका और भारत के बीच एक व्यापारिक रणनीतिक समझौता है। इसके प्रावधानों और प्रक्रियाओं के तहत दोनों पक्षों में इस मसले पर बातचीत होगी। जब भारत उसके समक्ष इस परियोजना के बारे में समुचित जानकारी रखेगा और आशा है कि अमेरिका की प्रतिक्रिया भी सकारात्मक होगी। इस संबंध में भारत को किसी दबाव में आने की जरूरत नहीं है। मूल बात यह है कि हमें अपने हितों को प्राथमिकता देनी है। मध्य एशिया से जुड़ा हुआ इंटरनेशनल कॉरिडोर हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें चाबहार एक आवश्यक कड़ी। अगर अमेरिका अपनी बात पर अड़ा ही रहता है, तभी इस परियोजना से भारत को हटने के कोई सवाल पैदा नहीं होता। अफगानिस्तान में शांति व स्थिरता एक जरूरी मुद्दा है। इसमें भारत उल्लेखनीय योगदान दे सकता है। मध्य एशिया के देश लंबे समय से चीन और रूस के बीच झूलते रहे, उन्हें भी दूसरे देशों की जरूरत है। ये भारत से संबंध बढ़ाने के साथ साथ तुर्की और अमेरिका से भी निकटता बढ़ा रहा है। मेरा मानना है कि अमेरिका वैसे तो बयानबाजी करेगा, पर आखिरकार वह यह समझौता
समझेगा कि उसने पहले चाबहार को महत्वपूर्ण क्यों कहा था और क्यों इसे पाबंदियों से अलग रखा था। यह भी रेखांकित किया जाना चाहिए कि रूस और ईरान ऐसे देश है जिन पर अमेरिका और पश्चिमी देशों ने ढेरों प्रतिबंध लगाया है। इन देशों को अगर कोई फायदा होता दिखेगा तो अमेरिका जरूर अड़ंगा लगाने की कोशिश करेगा। अनेक पाबंदियों का असर अनेक अन्य देशों पर भी होता है। यह पहलू एक बड़ी चुनौती है और हमें इसे लेकर सावधान रहना होगा। सरकार यह नहीं कहती कि उसे परेशानी है, लेकिन निजी कंपनियों को अपने नुकसान का अंदेशा रहता है, इसलिए दबाव की स्थिति में पीछे हट सकती है, जैसा हमने पहले देखा है। बहरहाल चुनौतियों के बावजूद अब यह उम्मीद बढ़ी है कि इस परियोजना का कामकाज तेजी से आगे बढ़ेगा तथा समूचे क्षेत्र को उसका फायदा होगा। यह टॉपिक भारत ईरान संबंध में काफी महत्वपूर्ण है तथा ईरान इस बंदरगाह के माध्यम से चीन को कैसे काउंटर किया जा सकता है तथा पाकिस्तान को कैसे प्रतिसंतुलित किया जा सकता है तथा अफगानिस्तान में भारत के द्वारा मानवीय सहायता एवं मध्य एशिया के देशों के साथ भारत का जो संबंध है उसको और बढ़ावा कैसे दे सकते हैं, वहां पर यह टॉपिक काम आ सकता है। नेक्स्ट, डेंगू के दूसरे टीके को मिली मंजूरी, 6 से 16 साल के बच्चों को लगेगा। जिनेवा, WHO ने विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बुधवार को डेंगू के दूसरे टीके को मंजूरी दे दी। WHO ने कहा कि उसने जापानी फार्मास्यूटिकल कंपनी टोकेडा द्वारा निर्मित डेंगू के टीके क्यूडेंगा को मंजूरी दे दी है। 6 से 16 साल के बच्चों को यह टीका दी जाएगी। 2 खुराक वाला यह टीका 4 प्रकार के डेंगू से बचाएगा। क्यूडेंगा को 2022 में यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी द्वारा मंजूरी दी गई थी। अध्ययन से पता चला है कि टाकेडा का टीका लोगों को डेंगू से पीड़ित होने पर अस्पताल में भर्ती होने से रोकने में लगभग 84% और लक्षणों को रोकने में लगभग 61% प्रभावी है। डेंगू का टीका का नाम क्यूडेंगा है, जिसे जापानी फार्मास्यूटिकल कंपनी टाकेडा द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट, ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए इंपोर्टेंट है। पेरिस समझौते जैसी अहम प्लास्टिक संधि, बीते माह कनाडा की राजधानी ओटावा में प्लास्टिक संधि को लेकर चौथी दौर की वार्ता हुई। माना जा रहा है कि इस साल के अंत में इसके अंतिम मसौदे पर मुहर लग जाएगी। 2015 के पेरिस समझौते के बाद प्लास्टिक संधि पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे अहम अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता मानी जा रही है। धरती की सेहत के दुश्मन बनकर उभरे प्लास्टिक कचरे के अस्थायी समाधान नहीं किए गए तो आज उत्पन्न यह जहर हजारों साल तक समग्र पारितंत्र को दुष्प्रभावित करता रहेगा। क्या है देखें। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के मुताबिक यदि प्लास्टिक के बेतहाशा उपयोग पर रोक नहीं लगी तो अगले कुछ दशकों में लाखों प्रजातियां विलुप्त हो जाएगी। UNEP के मुताबिक प्रति मिनट 1 ट्रक प्लास्टिक कचरा समुद्र में समाहित हो जाता है। महासागरों में जिस तेजी से प्लास्टिक कचरा बढ़ रहा है उससे मूंगा, चट्टान, शैवाल एवं अनेक सूक्ष्म जीव विलुप्त हो रहे हैं। विश्व में प्रतिवर्ष 430 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा पैदा हो रहा है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में प्लास्टिक कचरे की हिस्सेदारी 3.4% से अधिक है। 2019 में इसे 1.8 बिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन हुआ था। विश्व आर्थिक मंच के अनुसार दुनिया भर में सृजित प्लास्टिक कचरे का सिर्फ 16% रिसाइकिल हो पाता है। संयुक्त राष्ट्र की पहल पर प्लास्टिक प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि को अंतिम रूप देने का प्रयास हो रहा है। बीते माह कनाडा की राजधानी ओटावा में प्लास्टिक संधि को लेकर चौथे दौर की वार्ता भले बेनतीजा रहे, पर उम्मीद है कि साल के अंत में दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में इसके अंतिम मसौदे पर मुहर लग जाएगी। 2015 के पेरिस समझौते के बाद प्लास्टिक संधि पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे अहम अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता मानी जा रही है। यूएन के विशेषज्ञ समूह ने 2017 में प्लास्टिक प्रदूषण से निजात के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि की सिफारिश की थी। पहला क्या है, उत्पादन में कटौती पर एक राय नहीं। एक है उत्पादन में कटौती पर एक राय नहीं। दूसरा पक्ष हो सकता है यहाँ पर उत्पादों को टिकाऊ बनाने की मांग। तीसरा क्या है, विकासशील देशों के हित इससे जुड़े हुए हैं। क्या है, प्लास्टिक जनित प्रदूषण अब जिस स्तर पर पहुंच चुका है, ऐसी स्थिति में कड़े फैसले लेने ही होंगे। प्लास्टिक के उत्पादन में कटौती अहम विकल्प हो सकता है, लेकिन विकासशील देशों के रोजगार प्रतिष्ठा और उनकी सामाजिक परिस्थितियों की अनदेखी ठीक नहीं। प्लास्टिक संधि यदि अस्तित्व में आती है तो दुनिया भर में चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। प्लास्टिक के उत्पादन में कटौती है, लेकिन बेहतर यह होगा कि यह स्वैच्छिक और आम सहमति से हो। विकासशील देश प्लास्टिक के विकल्पों पर निवेश बढ़ा सके, इसके लिए उन्हें तकनीक और आर्थिक सहयोग को टाला नहीं जा सकता। इससे उत्पादन आपूर्ति श्रृंखला में कागज और कंपोस्ट
किए जाने वाले पदार्थों से तैयार पैकेजिंग को बढ़ावा मिलेगा। यदि विकासशील और छोटे देशों को वित्तीय मदद और पुनर्चक्रण तकनीक उपलब्ध हो तो प्लास्टिक संधि व्यवहारिक होगी। प्लास्टिक कचरे का समाधान अंततः उपभोक्ता जागरूकता पर निर्भर करता है। रोजमर्रा के सामान खरीदने से लेकर अपनी जीवन शैली में हमें प्लास्टिक के बजाय पर्यावरण अनुकूल थैले और वस्तुओं को शामिल करना चाहिए। कई अपरिहार्य क्षेत्रों में प्लास्टिक से बनी वस्तुओं के इस्तेमाल पर भले ही रोक नहीं लग सकते, लेकिन स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर हम प्लास्टिक कचरे को कम कर सकते हैं। नियमन के साथ नवाचार भी जरूरी है। भारत प्लास्टिक कचरा उत्पन्न करने वाला दुनिया का 5वां बड़ा देश है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक साल 2019-20 में लगभग 34.7 लाख टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न हुआ। देश में सबसे अधिक महाराष्ट्र में और उसके बाद तमिलनाडु और गुजरात प्लास्टिक कचरा पैदा करते हैं। देश से पर्यावरण वन में जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियमावली 2021 लागू की जा चुकी है। इसके अंतर्गत 75 माइक्रोन से कम नए या रिसाइकिल प्लास्टिक से बने कैरी बैग के उत्पादन, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और खपत पर रोक है। कई राज्य सरकारें प्लास्टिक की जगह कपड़े, जूट, कंपोस्ट होने योग्य कटलरी को प्रोत्साहित कर रही है। दूध और पेय पदार्थों के लिए वितरण में सिंगल यूज पॉलीथीन की जगह बोतल की पैकिंग को वरीयता दी जा रही है। प्लास्टिक कचरे की समस्या में सबसे बड़ी चुनौती एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक और पॉलीथीन की है। कम कीमत होने की वजह से ये आसानी से उपलब्ध होते हैं। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में सृजित प्लास्टिक कचरे का आधा एकल उपयोग प्लास्टिक है। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियमों में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व व्यवस्था विकसित की जा रही है। इसके तहत प्लास्टिक के निर्माता, आयातक और ब्रांड उसके पुनर्चक्रण एवं प्रबंधन के लिए जवाबदेह बनाए गए। CPCB के ऑनलाइन पोर्टल पर कंपनियों को प्लास्टिक के संग्रहण और पुनर्चक्रण की जानकारी देनी होती है। इससे कंपनियां प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रहण और पुनर्चक्रण के साथ पैकेजिंग के टिकाऊ विकल्प खोजने की प्रेरित हुई है। प्लास्टिक के पुनर्चक्रण कचरे के संग्रहण तथा पृथक्करण की मजबूत अवसरता पर निर्भर करता है। प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन में कई राज्यों ने नवाचार भी विकसित किया है। इंदौर में प्लास्टिक कचरे का उपयोग सीमेंट फैक्ट्री में ईंधन के रूप में हो रहा है। इसी तरह केंद्रीय सड़क निर्माण शोध संस्थान सड़क निर्माण और प्लास्टिक कचरे की तकनीक और विधियां विकसित किया है। हालांकि वर्तमान में 1 किलोमीटर सड़क में 90,000 टन एग्रीगेटर इस्तेमाल होता है, जिसमें सिर्फ 25 से 30 टन ही प्लास्टिक कचरे का उपयोग संभव है। प्लास्टिक कचरे का उपयोग सड़क निर्माण में अधिक मात्रा में हो सके, इससे जुड़े नवाचार अपनाने होंगे। उच्च गुणवत्ता की टाइल्स तैयार करने में भी मल्टीलेयर प्लास्टिक का उपयोग होने लगा है। 2021 में आयोजित इंडिया प्लास्टिक चैलेंज हैकाथन के दौरान युवा स्टार्टअप ने प्लास्टिक के कई विकल्प प्रस्तुत किए। इसमें धान की पराली से तैयार पैकेजिंग सामान थर्मोकोल के विकल्प के तौर पर पेश किया गया। इसी तरह समुद्री शैवाल से तैयार पैकेजिंग उत्पाद भी प्रस्तुत किए गए। गन्ने की खोई, धान और गेहूं की पराली, केले के पत्ते, जूट और कपास से तैयार पैकेजिंग को लागत सक्षम बनाना होगा। आसानी से कंपोस्ट हो सकने योग्य पैकेजिंग को बढ़ावा देने वाले उद्योग तथा स्टार्टअप की सब्सिडी दी जानी चाहिए। कुछ राज्यों ने पंचायत स्तर पर बर्तन भंडार स्थापित किया है। शादी, पारिवारिक एवं सांस्कृतिक उत्सवों में यदि स्टील के बर्तन का उपयोग अधिक से अधिक बढ़े तो प्लास्टिक की खपत कम की जा सकती है। यदि प्लास्टिक की जहर को समय रहते हमने नहीं रोका तो आज उत्पन्न यह कचरा हजारों साल तक पूरे परितंत्र को दुष्प्रभावित करता रहेगा। वर्तमान समय में प्लास्टिक का उपयोग के चलते कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही। इस समस्या से निपटने के लिए प्लास्टिक संधि बहुत ही जरूरी है। इस टॉपिक के इस्तेमाल हम पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन आदि पक्षों में कर सकते हैं। नेक्स्ट, पहली दर्ज बांध आपदा में तबाह हो गए थे 4 अमेरिकी साल। 1874 ईस्वी में अमेरिका में मील नदी बांध ढहने से 139 लोगों की मौत हो गई थी। वही 1 घंटे के भीतर मैसाचुसेट्स के 4 शहरों का सफाया हो गया था। यह इतिहास की पहली दर्ज बांध आपदा है। निर्माण में खराब सामग्री के उपयोग की वजह से हादसा हुआ था। क्वेश्चन पूछ सकता है मील नदी किस देश में है, तो मील नदी अमेरिका में स्थित है। मील नदी बांध भी अमेरिका में ही स्थित है। नेक्स्ट, फिल्मी दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत हुई थी। ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत 1929 ईस्वी में कैलिफोर्निया लॉस एंजिल्स में प्रदान किया जाता है। ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत 1927 ईस्वी में हुई थी, परंतु प्रदान करने की शुरुआत 1929 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट,
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।